तो जैसा कि बात हुई थी बच्चों, डे 2 पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं डे 1 पे, डे 3 पे, डे 4 पे, डे 5 पे, डे 6 पे तो आपके सामने जिंदा आऊंगा, लेकिन डे 2 पे मैं आपके सामने स्ट्रीम की फॉर्म में आऊंगा, मतलब कि मेरी आत्मा आएगी। तो मैं यहाँ पे आज हूं तो सही बच्चों, लेकिन मैं नहीं हूं आपके सामने। तो आप यहाँ पे अपने फिर भी जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर डालते रहना, वो मैं देख लूंगा। और हम जब डे 3 पे मैं वापस से आपसे जिंदा मिलूंगा बच्चों, हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन हमारा जो एक बहुत अंडररेटेड चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि बच्चों शॉर्ट में कहें तो ईएम वेव्स, ये चैप्टर 3 या 4 क्लासेस का होता था ऑफलाइन के हिसाब से बात करूं, जिसमें से 2 क्लासेस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट और आप कह लो एक में उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, और एक क्लास में हम उसके ऊपर मैक्सवेल इक्वेशन की ओर बात करते थे। लेकिन अब ये लेक्चर एक क्लास का रह गया है, यानी एक लेक्चर का रह गया है चैप्टर, क्योंकि इसमें से 70% की चीजें आप कह सकते हो डिलीट हो गई हैं। अब एक्चुअली में इसमें एक टॉपिक था मैक्सवेल करंट, वो हट गया है, मैक्सवेल इक्वेशंस वो हट गया है, और एक डिस्प्लेसमेंट करंट वो भी हट गया है। तो बचता है क्या, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पढ़ाई बच्चों। अब सबसे पहला सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वैसे अगर हम मतलब समझें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बच्चों, उसको आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो 2 प्रकार की वेव से मिलकर बनी है। ये आप लोगों ने शायद 11th में पढ़ा हुआ है। एक होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के साथ चलती है किसी पर्टिकुलर तरीके से, वो पर्टिकुलर तरीका क्या है वो भी हम बात करेंगे, तो उससे मिलके बनती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन फराडे जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ऐसे मैक्सवेल जी ने इसका उल्टा कहा था, इन्होंने कहा था जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, बनेगी, प्रोड्यूस होगी। जैसे कि फराडे जी ने कहा था कि अगर आप एक क्लोज कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, फराडेज लॉ फर्स्ट टर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ऐसे मैक्सवेल जी ने कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करो तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाती है, और इससे बनती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इस कहानी पे हमने यहाँ पे बात की हुई है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे समझाऊं कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक प्लेन में घूम रही है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कौन से प्लेन में घूम रही है, एक्स वाई प्लेन में, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये घूम रही है एक्स वाई प्लेन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अगले दूसरे प्लेन में घूमेगी। लेट्स से वो घूमेगी एक्स और जेड प्लेन में, इस प्लेन में घूम रही है अंदर बाहर, यानी ये जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, ये बाहर अंदर हो रही है। तो ये वाली जो फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कि ये कैसे प्रोपोगेट कर रहे हैं एक बार समझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर, ऐसे समझे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, और इससे मिलकर बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इससे मिलकर बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इधर की डायरेक्शन में कहीं हमारी वेव जो है वो जा रही है। तो इस डायग्राम के हिसाब से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रही है। आप देख सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो वो हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कौन सी फील्ड की बच्चों, अगर ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ऑसिलेट कर रही है, तो ये अगर जेड है और ये एक्स है,
तो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है एक्स जेड प्लेन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में बच्चों ऑसिलेट कर रही है, और इसी से बनती है इलेक्ट्रिक। देखो क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ये हम 11 में पढ़ चुके हैं। जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में आता है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है ना, विच प्रोपगेट्स थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिससे कि क्या बनते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के बनने की वजह से बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो जाती है। ठीक है जी। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से बनेगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। आप देख सकते हैं जब यहां से ये गया एक वेव पूरी हुई तो यहाँ से ये भी एक, यानी इनका फेज भी सेम होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और इनकी वेव लेंथ भी सेम होगी। हाँ, इनका एम्पलीट्यूड अलग होता है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा यानी कि ई नॉट, और जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा विच इज बी नॉट, इसका जो रेशो है वो सी के यानी कि बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इसका प्रूफ हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं बच्चों, आप बेसिकली इस प्रकार से बात कर सकते हैं बच्चों, ये कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इसका जो रेशो हुआ, इसका मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हुआ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड जिस एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहे हैं, इनका रेशो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों का अगर मैं वेव इक्वेशन बनाऊं, ये 11th क्लास की पढ़ाई है, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बना रहा हूं, तो ई हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है बच्चों 11th क्लास। ऐसे ही अगर मैं बी बनाऊंगा तो हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। और ध्यान रखिएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे आते हैं, कंपैरिजन वाले आते हैं। जब लास्ट के 2 दिन में हम लोग धमाकेदार क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट मीन्स डे नंबर 5 एंड डे नंबर 6, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। लेकिन कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम समझेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज की। जैसे पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, चौथी प्रॉपर्टी आ रही है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस विथ सेम स्पीड। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, इनको चलने के लिए कोई माध्यम, कोई मीडियम बच्चों नहीं चाहिए। एम्पलीट्यूड रेशो ऑफ, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ई नॉट बाय बी नॉट का जो रेशो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती हैं बच्चों थ्रू स्पेस, और इस एनर्जी में इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मान लो 100 जूल एनर्जी है तो 50 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रही है और 50 जूल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड लेके जा रही है, दोनों इक्वली एनर्जी को कैरी करते हैं। एवरेज एनर्जी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। यानी आप कह सकते हो एनर्जी डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बराबर रहती है दोनों की। ठीक है जी। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस, यानी इनके पास लीनियर मोमेंटम। देखो यार, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मैटर बिहेवियर भी होता है, तो इसलिए उनके पास एक एनर्जी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मोमेंटम भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, एक्चुअली होती हैं डिफ्लेक्ट, लेकिन इससे हमारा कहने का मतलब है वो टूट जाती हैं।
जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट अगर आपको याद हो, ये मुड़ती नहीं है बेसिकली, ये टूट जाती हैं, इसको जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अगर एक वेव है दूसरी वेव है, दोनों एक दूसरे पे ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सुपर इम्पोज करवा सकते हैं। और यानी ये रिफ्रैक्शन फॉलो करती हैं, ये रिफ्लेक्शन फॉलो करती हैं, पोलराइजेशन आपके सिलेबस से हट गया, आपको पता नहीं है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इसको तो आप जानते ही हो, ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट, यानी ये जो आप सब देख रहे हो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसमें कौन सी वाली फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये सारा काम कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी करना पड़ता है। तो एक्चुअली करता कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन करना पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड को भी साथ में। चलिए डन। इसके बाद एक क्वेश्चन आया, इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट इन एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है और ये y है, ये z है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है, इसका मतलब वो प्लस माइनस y एक्सिस पे जा रही है, यस और नो। और अगर मैं वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, यानी कि प्लस माइनस z एक्सिस में जा रही है। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, उसको y इसको z, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका है और वो है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सेलरेट कराते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। अब वो जो एक्सेलरेशन है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है। एक चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस पे घूम के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भागता हुआ भी न्यूक्लियस के आसपास घूम, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता है बच्चों। डन है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मेन चीज आ रही है जहां से एग्जाम में हमें सवाल मिलेंगे, बाकी सब बकवास है। मैं आपको बताया एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिल सकता है, जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा इस फॉर्मूले के ऊपर, एक क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर मिल जाए, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है यहां से क्वेश्चन आने के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती हैं, ये अलग अलग टाइप की होती हैं। सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अगर हम लगा दें तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अकॉर्डेंस टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। तो देयर आर कितने, 7, एक्चुअली एक और होती है 8 कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, एक और होती है कॉस्मिक रेज, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी होती तो इसलिए नहीं है, लेकिन देयर आर टोटल 8 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे 7 लिखी हुई है। पहले लिखी हुई है गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। बोलो बच्चों। अब इसमें यहाँ पे इनकी वेवलेंथ लिखी हुई है 10 की पावर -13 से 10 की पावर -10 मीटर में है ये। ऐसे ही एक्सरे क्या आ जाए 10 की पावर -10 से 10 की पावर -8। ऐसे रेडियो वेव की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है 10 की पावर -1 से 10 की पावर 4 मीटर तक हो सकती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, ये आप सब जानते हैं, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनकी फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है इनकी 10 की पावर 10 से 10 की पावर 4 तक जाती है, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है रेंज में। यहाँ पे बच्चों अब आप ऊपर जाओगे देखो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो हो सकती है। यानी आप ऐसा कह सकते हो गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और ऐसे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है लेकिन वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, बाकी बीच में आते हैं। आपको क्या ये टेबल याद करनी है? हाँ जी याद करनी है। बेसिक बात बोले तो 10 की पावर तो याद करनी है। अब आप ये 4 या 7.5 याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको बेसिक टेबल याद करनी रहेगी। ओके हाँ, ये इनविजिबल और इंफ्रारेड बहुत पास होते हैं एक दूसरे के, तो इनकी वैल्यू में आपको थोड़ा याद करके देखो, एक है 4 × 10⁻⁷, एक है 7.5 × 10⁻⁷, तो ये रेंज पर थोड़ा मुश्किल होती है, बाकी तो 10 की पावर पे चलता है सब कुछ खेल। ठीक है बच्चों, ये आपको याद करनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, धमाकेदार में भी देखेंगे,
सीधा बोल देंगे ये फ्रीक्वेंसी है, बताओ ये कौन है। ऐसे भी सवाल बच्चों बोर्ड के एग्जाम में आए हुए, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहली आ रही है रेडियो वेव। मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। मार्कोनी जी ने इसको डिस्कवर किया था। और कैसे प्रोड्यूस होती है? ऑसिलेटिंग सर्किट से। सेमीकंडक्टर में टॉपिक हुआ करता था एलसी ऑसिलेटर, वो हटा दिया गया है। एसी चैप्टर में हमने टर्म 1 में उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो उस सर्किट से हम रेडियो वेव बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज, इसके पास ज्यादा वेव नेचर होता है एज कंपेयर टू, ये सॉरी गलत है, पार्टिकल नेचर, एज कंपेयर टू पार्टिकल नेचर। इसके पास वेव नेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्टिकल नेचर। और यूजेस क्या आप सबको पता है? टेलीविजन कम्युनिकेशन में, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं यूजेस से, वो अभी आप देख लोगे। प्रॉपर्टी से थोड़े कम। किसने डिस्कवर की? इसके तो चांसेस 0.001% हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इन एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर है कि डिस्कवर किसने की। सबसे ज्यादा चांसेस है यूजेस, उसके बाद फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ देके पूछ लेते हैं क्या है। कहीं ना कहीं इसके भी चांसेस हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर पूछ लें, लेकिन थोड़े से कम। इसके बाद आ रहे हैं हमारे पास कौन बच्चों? माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनकी वेवलेंथ ऑब्वियस सी बात है रेडियो वेव्स के साथ की है, उनको बोलते हैं माइक्रोवेव। एच हर्ट्ज इन्हें डिस्कवर किया था। क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब नाम के डिवाइसेस से इन्हें बना सकते हैं। अगेन चांसेस कम है। मेन चीज जो प्रॉपर्टीज क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो ये करती हैं, लेकिन मेन जो एग्जाम में पूछता है वो अगेन यूजेस हैं। तो पहला, ये रडार सिस्टम में काम आती है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में काम आती हैं, और माइक्रोवेव अवन में खाना गर्म करने के तो काम आती ही है। यस बच्चों, ओके बच्चों, डन बच्चों। फिर आते हैं इंफ्रारेड। सब जानते हैं इंफ्रारेड मतलब हीट होता है, तो लो फ्रीक्वेंसी होती है, वो सब आप जान गए हैं। हीट वेव्स भी कहते हैं, थर्मल वेव्स भी कहते हैं। विलियम जी ने डिस्कवर किया। लेकिन अगर मैं पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाता हूं या पार्टिकल्स को रोटेट करवाता हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इंफ्रारेड रे बना सकते हैं। बाकी आग वाग में तो होती ही है। इसके बाद एटम्स को रीअरेंजमेंट करके भी बनाया जा सकता है। इसके पास थर्मल इफेक्ट होता है। जरूरी नहीं है कि हीट है तो खाना पकाने वगैरह काम आएगी। पहले के जमाने में, आज के नहीं, पहले के जमाने के टीवी, आजकल तो बेटा स्मार्ट टीवी के स्मार्ट रिमोट हैं, वाईफाई पे चलते हैं, रेडियो वेव्स पे चलते हैं, और भी वेव पे चल सकते हैं। लेकिन पहले के जो रिमोट हुआ करते थे, जैसे इसमें भी हो सकता है, ऐसे आगे 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 गोला गोला बना होता था, है ना। अभी भी टीवी के आते हैं रिमोट, ऐसी बात नहीं, उनके ऊपर लगा होता है, वीसीआर पे लगा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर मान लो आपके मस्कुलर कंप्लेंट्स हैं, कुछ मसल्स में दर्द हैं, तो थेरेपी हीट वीट से करके गरम गरम पानी, गरम गरम बॉटल वाला लगा के ठीक कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, इन रीडिंग एंड सीक्रेट राइटिंग ऑन द एंशिएंट वॉल्स पे इसको इस्तेमाल करते हैं। नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और यार खाना वाना पकाने में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, वो तो बेसिक बात है। आप समझ रहे हो ना चैप्टर कैसा है? अंडररेटेड है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन तो आना ही है, ऐसे कैसे होता है नहीं आएगा, लेकिन आपका काम ज्यादा है, याद करने का काम ज्यादा है, टीचर का काम यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है। विजिबल रेज स्मॉल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। आपने देखा बहुत कम हिस्से पे विजिबल रेज आपको मिलती हैं। आप देखो, आप तो 4 से लेके 7.5, 10 की पावर भी चेंज नहीं हुई, बहुत कम रेंज पे आपको फ्रीक्वेंसी देखो 7.5 से 4, बहुत कम रेंज पे आपको ये मिलने वाली है, ठीक है ना। बहुत कम रेंज है इनका हमारा पास विजिबल का, ठीक है जी। कहाँ गया? ये रहा। न्यूटन जी ने इनको डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन कूदता है बार्मर सीरीज से, तो फिर हमें विजिबल रेज मिलती हैं। सेंसिटिव होती है ह्यूमन आई पे, आप सब जानते हैं इंसान की आंखें 7 में से सिर्फ इसी को देख सकती है और किसी को नहीं। ये हमें वर्ल्ड के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। केमिकल रिएक्शन करवाने में भी कभी कभार काम आती है, जैसे कि आपको पता है AgCl को ब्लैक कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं, लाइट में टूट जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी। इसके बाद एक्सरेज, एक्सरेज की वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रे से शॉर्ट है, वो आपको पता है, लेकिन रॉन्टजन जी ने इसको डिस्कवर किया था। 11th क्लास में पढ़ो, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हैवी टारगेट पे मारते थे तो इसको प्रोड्यूस किया जा सकता था। 11th क्लास क्या, थोड़ा एक्सपेरिमेंट में बात की थी। लोअर पेनिट्रेशन पावर है, कोई चार्ज इन पे नहीं होता। आयनाइजेशन पावर इनकी लो होती है, चीजों को आयनाइज करना नहीं जानती हैं। आप सब जानते हैं एक्सरेज का सबसे बड़ा इस्तेमाल एक्सरेज का क्या है, बताओ फिर यार। हड्डियों को स्कैन करना, बॉडी को स्कैन करना, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखना, हड्डियों को देखना, है ना भाई। तो इन मेडिकल डायग्नोसिस
क्योंकि एक्स रेज हमारे फ्लैश के पार हो जाती हैं लेकिन बोन्स के पार नहीं होती हैं, तो हमें ये हमारे बोन का स्ट्रक्चर भी बच्चों देती हैं। इसके बाद क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी हमें देती हैं, प्लस ये रेडियोथेरेपी में काम आती हैं, उस हिस्से में जाने में हमारी मदद करती हैं जहां हम नहीं जा पाते, और ट्यूमर वगैरह को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करती हैं। कहीं पे कुछ चीज़ जमा हो गई है, ट्यूमर हो गया, उसको तोड़ने में भी एक्सरेज मदद करती हैं, उसको डिटेक्ट करने में भी एक्सरेज मदद करती हैं। तो सिर्फ ये हड्डियों तक ही सीमित नहीं है बच्चों, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों गामा रेज, जिसके आपको हमने बताया था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है। हेनरी बैक्यूरेल जी ने और मैडम क्यूरी जी ने इसको डिस्कवर किया था। हेनरी बैक्यूरेल जी के बारे में बहुत पढ़ाई हमें करनी थी न्यूक्लियाई में, इस साल काट दी गई थी, लेकिन आपको पता होगा मैडम क्यूरी जी जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला रेडियम डिस्कवर किया था बेसिकली, और उनकी डेथ भी हुई थी गामा रेडिएशंस की वजह से ही, क्योंकि तब पता नहीं था कि गामा रेडिएशंस स्किन कैंसर करते, तो इनकी डेथ भी हो गई थी। आप कह सकते हैं एक प्रकार से इन्होंने हमें बहुत कुछ देने के लिए अपना जीवन बलिदान पे लगा दिया बच्चों, ऐसा भी कह सकते हो आप। चलिए, कैसे प्रोड्यूस होती हैं? अगर आप कोई भी न्यूक्लियस को, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को तोड़ोगे तो आपको गामा रेज मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज की बात करें, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, बहुत इजीली चीजों के अंदर घुस जाती है, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, इवन हमारे डीएनए तक घुस जाती हैं और कैंसर करती हैं, डीएनए माल फंक्शनिंग करती हैं। कोई चार्ज नहीं होता, आयनाइजेशन पावर बहुत लो है। अगेन रेडियो एक्टिव थेरेपी में काम आती है, ट्यूमर वगैरह को हटाने में, एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को भी डिटेक्ट करने में काम आती हैं, और ये स्किन कैंसर भी करती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन भी करती हैं, टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन को भी शुरुआत करने में गामा रेडिएशंस काम आती हैं। यूज में तो नहीं लिखूंगा स्किन कैंसर, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि ये स्किन कैंसर करती है बच्चों। डन है? चलिए, तो ये हमारे इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा, यूजेस पूछ लेंगे, बताओ ये अभी मैं आपको सवाल लेकर आ रहा हूँ, आओ जैसे कि सवाल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से यूजेस आ गए। देखो, गामा रेस कहाँ काम आ रही हैं, एक्स रेस कहाँ काम आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस कहाँ काम आ रही है ना, इनके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना। ये पता पढ़ क्या लीजिए यार, पढ़ लेना। जैसे कि लिखा हुआ है, देखो गामा रेडिएशन मैंने बताया ये कैंसर सेल्स को मारने के भी काम आती हैं, कैंसर करती भी हैं। एक्स रेज हमारी हड्डियों में काम आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेस विटामिन डी, पानी को साफ वाफ करने में भी काम आ रही है। बोलो बच्चों, इंफ्रा रेड रेस कहाँ काम आ रही है बताओ, इंफ्रा रेड रेस कहाँ काम आ रही है, जल्दी जल्दी बताओ। इंफ्रा रेड रेस काम आ रही हैं हॉट बॉडीज, खाना पकाना, फोटोग्राफी, ठीक है। रेडियो वेव्स कहाँ काम आ रही है, ब्रॉडकास्ट करना हो रेडियो में, है ना। मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी, आपको इसके बारे में भी बात कर लें। एक तो होती है मीडियम फ्रीक्वेंसी, जो कि भैया 0.3 से 3 मेगाहर्ट्ज तक रहेगी। एक होती है शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी, जो कि 3 से 30 रहेगी। एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज रेडियो। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज, है ना। फिर माइक्रोवेव, खाना वाना पकाने के डायोड्स में, रेडार में काम आती है ना भाई। कुछ सवाल आ गए, देखो यूजेस के ऊपर है, 2013 में आया हुआ है। अरेंज करो इनको, ये यूजेस के ऊपर नहीं है, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगाना है। अब आपके सामने यहाँ पे जो टेबल है, ये हमने वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है, तो बस इसी को आपको याद करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना। तो ये सवाल क्यों लाया हूँ, करना आपको ही है, याद आपको करना है। सवाल इसलिए लाया हूँ आपको पता लगे 2013 में सवाल आया हुआ है, वेवलेंथ याद करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। वेवलेंथ याद करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। और बी पार्ट में बोला हुआ है सबका एक एक यूज भी लिख देना है। माइक्रोवेव का यूज रेडार में, खाना पकाने में। इंफ्रारेड का यूज बच्चों, इंफ्रा मतलब हीट है, हीट का यूज क्या है बच्चों बताओ, केमिकल रिएक्शन कराने में इसका काम है। अगेन खाना पकाने में तो काम है ही बच्चों इसका। अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज विटामिन डी प्रोवाइड करने में आपको मदद करता है बच्चों, वेल्डिंग में काम आता है। गामा रेज क्या करती है, न्यूक्लियर रिएक्शन को शुरुआत करती हैं, ट्यूमर को मारती हैं, वो सब इसके यूजेस आ गए। आइडेंटिफाई करो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो रडार में काम आए, माइक्रोवेव्स। जो लो फ्रीक्वेंसी हो किसके, एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड, सबसे लो फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की। अब रेडियो वेव्स के जस्ट ऊपर कौन आता है बताओ, रेडियो वेव के जस्ट ऊपर कौन आता है, रेडियो वेव के जस्ट ऊपर कौन आता है बताओ, माइक्रोवेव्स। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बोली थी ना या सबसे कम बोली थी, एक सेकेंड,
एडजेसेंट टू, अच्छा लो, हाँ वेवलेंथ सबसे ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो रेडियो वेव के साथ वाला यानी माइक्रोवेव। प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, गामा रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय मेटल पे हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स मारोगे तो एक्स रेज बन जाएंगी। अब देखो ऐसे आपसे सवाल पूछे, अब देखो ये वाला सवाल प्रोडक्शन के ऊपर पूछा गया, ये यूज के ऊपर पूछा गया, ये यूज के ऊपर पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया कैसे प्रोड्यूस करना है, इसलिए वो कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी आपको जानना बच्चों बहुत जरूरी है। डन। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। अरे यार बहुत आसान है भाई, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 5 इंटू में 10 की पावर 19 हर्ट्ज। आप मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय लैम्डा यानी v बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 इंटू में 10 की पावर 19 है ना। c क्या होता है 3 इंटू में 10 की पावर 8। यहाँ से वेवलेंथ निकालो। अब वेवलेंथ निकालने के बाद चेक करो वेवलेंथ कितनी आ रही है, और फिर देखो कि हमारे उन 7 में उन 6 में 7 में कौन है, उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। डन है। और फिर आपको इसकी क्यों बताना है, क्योंकि आपको इसकी 2 एप्लीकेशन बतानी है। अब ये कौन आएगा देखना है, जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी 10 की पावर 19 है। अब 10 की पावर 19 की फ्रीक्वेंसी, यार 10 की पावर 19 तो सबसे ऊपर चले गए हम, तो कौन आ गया गामा। अब गामा रेज का मतलब क्या है, ये कहाँ काम आता है, ट्यूमर को मारने में, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने में। तो इस तरीके से देखो इनडायरेक्ट सवाल, पहले आपसे फ्रीक्वेंसी निकलवा ली, फिर पूछ लिया बताओ उसके 2 यूज क्या है। ठीक है जी, तो गामा रेडिएशन आंसर अगेन अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। इंफ्रारेड वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करके, लाइमन सीरीज से इलेक्ट्रॉन को कुदा के। रोल क्या है इंफ्रारेड रेडिएशन का अर्थ को गर्म करने में, तो आंसर है इंफ्रारेड रे में हीट होती है, थर्मल रेडिएशन होते हैं, और सन से जो रेज आती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, और आपको पता है कि अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। एटमॉस्फेयर हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर रात को हीट का लॉस होता है, टेम्परेचर बरकरार रहता है। फिजिकल थेरेपी में हमारे मसल्स में जो पेन होता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, उसमें हम इंफ्रारेड मार के लैक्टिक एसिड को डिसॉल्व कर सकते हैं, पेन में भी रिलीफ मिलता है। तो बच्चों कहने का मतलब है चैप्टर ऐसा ही है बस, है ना। एक वेल्डर, अब यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक वेल्डर अपनी आंख में चश्मा क्यों पहनता है, क्या वो अपनी आंख में चश्मा पहनता है उस हाई विजिबल लाइट के लिए? ज्यादातर बच्चे इसका आंसर वेरी इंटेंस विजिबल लाइट लिखते हैं, बट एक्चुअली आंसर अल्ट्रा वायलेट रेज है। यस, उससे, क्योंकि उससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं, और अगर बार बार देखोगे तो कैटरैक्ट हो जाएगा आंख में। बिल्कुल बच्चों, ये बहुत खतरनाक सवाल है, ज्यादातर बच्चे ए लिख देते हैं, बट आंसर अल्ट्रा वायलेट रेज है। यस, और इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि मेडिसिन में, डायग्नोस्टिक टूल में काम आते हैं, तो आंसर है बच्चों एक्सरेज, आंसर है बच्चों एक्सरेज। और इसी के साथ बच्चों आप देख सकते हो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, मैंने आपको बताया, हम लोग धमाकेदार सवाल में करेंगे बच्चों, लेकिन इसके ऊपर मेन सवाल आते हैं इसके ऊपर या यूज के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो आपका करता धरता ये टेबल है जो आपको जल्द से जल्द याद करनी है, और यहाँ पे आपको इनके यूजेस, इनकी प्रोडक्शन, ये सब याद करना है। इसके ऊपर सवाल आपको मिल जाएगा, पीपीटी आपको लर्न एंड फन पे मिल जाएगी। जल्द से जल्द याद रखें, क्योंकि जब हम धमाकेदार सवाल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे इन सब की आपको चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ओके, डन है मेरे बच्चों। आज का दिन, पूरा संडे का दिन आप आराम से पढ़िए, मेहनत करिए, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पे ध्यान दें, बिकॉज कल हम मिलने वाले डुअल नेचर और सेमीकंडक्टर, परसों मिलने वाले एटम एंड न्यूक्लियाई, और फिर बच्चों धमाकेदार क्वेश्चन सवाल होंगे। मिलते हैं, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। उच्च जय, बाय।